Good morning, students. We had discussed the meaning of statutory corporations. Now we are going to start with the merits and demerits of statutory corporation. So first merit of statutory corporation बेटे, it enjoys a high degree of flexibility. ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी है. जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल कम है. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी कम है. लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी है और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है. सो दिस बिकम्स इट्स फर्स्ट मेरिट that it enjoys a high degree of flexibility in its operations. It is free from the government regulations and controls. Okay. Now, secondly, because these are independently financed, government generally does not interfere in their financial matters. Unlike departmental undertakings, who take their funds from? Government's treasury. गवर्नमेंट अपने बजट में से फंड्स एप्रोप्रिएट करके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को देती है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस अपने फंड्स खुद अरेंज करते हैं, अपनी कैपिटल खुद अरेंज करते हैं. ठीक है, अगर उनको फंड्स की जरूरत है या तो अपने रेवेन्यू में से ले सकते हैं या बोरोइंग्स कर सकते हैं गवर्नमेंट से, या कैपिटल मार्केट से भी फंड्स ले सकते हैं. राइट, विच मीन्स गवर्नमेंट इनको फाइनेंस नहीं करती. तो गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं करती है तो इसका मतलब गवर्नमेंट उनके फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती. ठीक है, ये इसकी मेरिट है. देन दीज आर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस. यू नो द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस? इंडिपेंडेंट. ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. So they are independent autonomous organizations who frame their own policies and procedures, but these policies and procedures should be within the authority granted to them within that act. ठीक है, एक्ट के बियॉन्ड वो किसी तरह से नहीं जा सकते. लेकिन एक्ट जो है वो कुछ इश्यूज भी, कई बार एक्ट में कुछ ऐसे इश्यूज भी होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का अप्रूवल जरूरी होता है. ठीक है, अदर देन दैट दे आर ऑटोनॉमस organizations. They can frame their own policies. Okay, then it is a valuable instrument of economic development. Economic development के लिए एक बहुत important, बहुत ही valuable instrument है. Reason, it has the power of the government combined with the initiative of the private enterprises. जैसे कि मैंने बताया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में प्राइवेट एंटरप्राइजेस जैसी फ्लेक्सिबिलिटी या इनिशिएटिव नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल है. लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक बहुत ही वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. क्यों? क्योंकि एक इसमें प्राइवेट इनिशिएटिव है, दूसरा गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है. ठीक है, सो ये हो गए इसके मेरिट्स. लेट अस सी व्हाट आर इट्स डीमेरिट्स. तो हमने मेरिट ये पढ़ा कि दे एंजॉय फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम, लेकिन जब हम इनको प्रैक्टिकली देखते हैं तो दे डू नॉट एंजॉय मच ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी. कई बार थ्योरेटिकल कुछ होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उससे डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, तो प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो इनमें इतनी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. जितने भी एक्शंस लेती है, दीज आर सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस एज फ्रेम्ड अंडर द एक्ट. गॉट इट? सो नेक्स्ट बेटे, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा रहती है, क्योंकि जब ये सेटअप हुई है तब तो फंड्स गवर्नमेंट ने लगाए ना. जो इनकी इनिशियल कैपिटल है दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, इजंट इट? फर्दर जब वो एक्सपैंड करते हैं और कैपिटल की जरूरत पड़ती है तब गवर्नमेंट अपने बजट में से नहीं देती. लेकिन जब ये सेटअप हुए हैं तब इनको फंड्स कहाँ से मिले? इनकी इनिशियल कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट की? गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट की. तो इसीलिए गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा रहती है इनकी इंपॉर्टेंट डिसीजंस में. ठीक है, देन समटाइम्स द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, दे मे एंगेज इन एंटी सोशल प्रैक्टिसेस.
एंटी सोशल प्रैक्टिसेस का मतलब कि अपनी इनएफिशिएंसीज को छुपाने के लिए ये कंज्यूमर से हाई प्राइस चार्ज कर सकती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई भी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सेटअप की विद द इनिशियल कैपिटल ऑफ से 50 लाख करोड़, ठीक है। अब गवर्नमेंट इससे एक्सपेक्ट करती है कि हमें रिटर्न्स अच्छी आए, 6% 7% रिटर्न आए, लेकिन क्योंकि ये एंटरप्राइज इनएफिशिएंट है, इसमें एम्प्लॉइज इतने एफिशिएंट नहीं है। देखो बेटे, अब आज का टाइम अलग है, लेकिन अगर हम पहले का टाइम देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते थे दे वर नॉट मोटिवेटेड, उनको सैलरी मिलती थी, चाहे वो काम करें ना करें, सारा दिन चाहे बैठ के ऑफिस में सुस्ताएं, महीने की पहली तारीख में उनके अकाउंट में सैलरी आ जानी है। वेयरएज जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो डट के काम लेता है अपने एम्प्लॉइज से, क्योंकि उनको मालूम है ये काम करेंगे प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो सैलरी निकलेगी। लेकिन गवर्नमेंट में कोई ऐसा कोई एक मालिक थोड़ी ना है ना, उनको पता है गवर्नमेंट ने हमारी सैलरी डाल ही देनी है, तो इसीलिए दे वर नॉट कंसर्न्ड के फर्म की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। जिस कॉरपोरेशन में या किसी भी फर्म में वो काम कर रहे हैं वो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन या प्रॉफिट सिचुएशन से कोई कंसर्न नहीं रखते थे। सो जनरली इन सेक्टर्स में होती थी इनएफिशिएंसीज। अब अगर गवर्नमेंट कहीं टोक देती थी कि भाई कहाँ रिटर्न जा रही है आपकी, रिटर्न तो दे ही नहीं रही, मैंने 50 लाख करोड़ रुपए इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं, कहीं पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन अराइज हो गया कि आपकी रिटर्न क्या आ रही है 10,000 रुपए महीने की, हम इसका क्या करेंगे। सो उससे डरते हुए, जैसे आप लोग कोई गलत काम करते हो या आपने टेस्ट दिया मार्क्स कम आए, ठीक है, तो छोटे होते बच्चे कई बार क्या करते हैं 4 के 6 बना देते हैं, 6 का 9 बना देते हैं, मम्मा से डरते हुए कि मम्मा कहेंगे क्या मार्क्स क्यों कम आए, ठीक है। तो ये लोग कैसे कवर अप करते हैं, ये लोग कंज्यूमर से हाई प्राइस चार्ज करना लग जाते हैं इन ऑर्डर टू कवर अप देयर एफिशिएंसी। बेटे प्रॉफिट बढ़ाने का 2 तरीके हैं। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। यहां तो आप इसको बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, यहां तो रेवेन्यू बढ़ाओ या कॉस्ट कम करो, है ना। कॉस्ट कैसे कम होगी? एफिशिएंसी आएगी, तो एफिशिएंसी आ नहीं रही तो क्या कर लो, रेवेन्यू बढ़ा लो। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? ज्यादा प्राइसेस चार्ज करके, ठीक है। सो ये हो गए इसके डीमेरिट्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विच इज गवर्नमेंट कंपनी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर गवर्नमेंट कंपनी सेटअप की है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा भी हर एंटरप्राइज के लिए ना तो हम डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम एक्ट पास कर सकते हैं। सो एक ऑल्टरनेटिव वे भी होना चाहिए गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर करने के लिए, जो थोड़ा सा सिंपलर वे हो। तो गवर्नमेंट केम अप विद द कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में कंपनी हम सेटअप करते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेटअप करते हैं। पब्लिक सेक्टर लिमिटेड क्या होती है? 7 मेंबर्स मिनिमम मिलके कंपनी खोलते हैं, एक आइडिया प्रमोट करते हैं, ठीक है, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल लेते हैं सिग्नेटरी से, फिर पब्लिक से कैपिटल सब्सक्राइब करते हैं, प्रोस्पेक्टस प्रिंट करते हैं, कैपिटल सब्सक्राइब करते हैं और फिर उसको रजिस्टर करवाते हैं, देन दे गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ऑल दिस इज डन अंडर द complying the provisions of Companies Act 2013। इससे पहले कौन सा एक्ट था? कंपनीज एक्ट 1956। इससे पहले भी एक्ट थे, तो जिस मर्जी एक्ट के अंडर हमने, थैंक यू वेरी मच, जिस भी एक्ट के अंडर हमने कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है वो वैलिड मानी जाएगी। लेकिन अब जो कंपनी रजिस्टर होगी वो कौन से एक्ट के अंडर होगी? कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि अब 1956 खत्म, खारिज हो गया, एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सो गवर्नमेंट ने कहा हम भी कंपनी बना लेते हैं। कंपनी कैसे बनाएंगे? हम कोई एक आइडिया सोचते हैं, कौन सी कंपनी कौन से हमने एरिया में एंटर करना है, राइट। उसके बाद
हम सारे अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, हम अपने शेयर्स पब्लिक को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। अगर ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की 100 करोड़ है तो उसमें से वो सिर्फ 49% पब्लिक को सब्सक्राइब कर सकती है। रेस्ट 51% कैपिटल हैज टू बी सब्सक्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। मिनिमम 51 करोड़ रुपीस इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होनी चाहिए, गवर्नमेंट शेयर होल्डर होनी चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी इज द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड under Companies Act 2013 and whose minimum 51% of the shares lies with the government. It could be central government, it could be state government, it could be one or more state governments, it could be central government and state government collective. 51% हिस्सेदारी इसमें गवर्नमेंट की होनी चाहिए। 49% शेयर्स हम किसको दे सकते हैं? जनरल पब्लिक को। ठीक है। सम ऑफ दी, और ये जो एंटरप्राइजेस हैं ये दीज आर जनरली रन ऑन कमर्शियल बेसिस। कमर्शियल मींस प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं। इनको, इनके ऊपर गवर्नमेंट का ऐसा कुछ वो नहीं होता है कि आपको लो प्राइसेस चार्ज करने हैं, सोशल वेलफेयर को माइंड में रखना है, नथिंग लाइक दैट। ठीक है। दीज आर जनरली रन ऑन कमर्शियल बेसिस। So some of the government companies are BHEL, Bharat Heavy Electrical Limited, SAIL, Steel Authority of India Limited, GAIL, Gas Authority of India Limited, HMT Limited, Hindustan Machine Tools Limited. HMT is Hindustan Machine Tools Limited. Then many other state trading corporation, STCs, state trading corporations. ठीक है। मारुति उद्योग, this is again a government company. ठीक है। So ये होती हैं government companies. All right. Sometimes you know अभी हमारा जैसे public sector inefficient होता जा रहा है, आपने 10th में भी पढ़ा था। तो गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी बाय द नेम ऑफ LPG। ये इसके 3 पिलर्स थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं उसको हम 1991, जिसके 3 मेन फीचर्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन इसमें क्या इंप्लाई करता है? इस चैप्टर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्राइवेटाइजेशन। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन का मतलब है ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। इससे पहले 1990 तक हमारी इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर डोमिनेंट था? प्राइवेट या पब्लिक? बोलो। पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा था। प्राइवेट सेक्टर वाज प्लेइंग सेकेंडरी रोल। प्राइमरी रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर का, और सेकेंडरी रोल प्राइवेट सेक्टर का। बट जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट होता जा रहा था, लॉसेस इनकर कर रहा था, सो टेबल्स टर्न। ऐसी सिचुएशन आई, टेबल टर्न हो गए। गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी, प्राइवेटाइजेशन, जिसमें प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले प्राइमरी रोल एंड पब्लिक सेक्टर वुड प्ले सेकेंडरी। हाउ वाज दिस डन प्रैक्टिकली? A few measures were taken, जिसमें से मैं एक मेजर आपको यहाँ पे बता रही हूँ, बाकी आप +2 में भी करेंगे, इकोनॉमिक्स में करेंगे। एक मेजर ये था, जितने भी लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस थे गवर्नमेंट में, उनमें, सब में नहीं, कुछ में डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करी। यू नो व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? Disinvestment implies selling off. This is very important concept which you should always remember. Selling off shares of public sector enterprises
टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसे मारुति उद्योग है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो लेट अस से गवर्नमेंट के पास इसके 74% शेयर्स थे, ठीक है। मैंने कहा मिनिमम 51% होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। चलो मारुति उद्योग वाज स्टिल इन प्रॉफिट्स, कोई भी एक एंटरप्राइज ले लिया, मारुति उद्योग की भी डिसइन्वेस्टमेंट हुई है वैसे, लेकिन जब डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी तो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस से की थी। मेक सेंस? जो नुकसान में जा रहा है उसको बेचोगे ना, है ना, जो प्रॉफिट में जा रहा है उसको हम नहीं बेचते, उसको भी लेकिन गवर्नमेंट ने बेचा। पहले डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी समझ में आ गई, आप अपने एंटरप्राइज के कुछ शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच दो, ये है डिसइन्वेस्टमेंट। दो पर्पस से की गई, एक क्या कहते हैं, तीर दो निशाने लगाए गए। क्या? एक, जब आपने अपने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेचे, आपके पास रिसोर्सेज जनरेट हुए कि नहीं? उन रिसोर्सेज को आप इसी में दोबारा इन्वेस्ट करके इनकी टेक्नोलॉजी अपडेट कर सकते हो, मॉडर्नाइज कर सकते हो। यस। दूसरा, जब आपने अपने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए, आप में से 10% शेयर्स आपने ले लिए मारुति उद्योग के, ठीक है, अब आपके पास 10% की हिस्सेदारी है, आप चाहोगे आपकी इन्वेस्टमेंट डूबे? You would make every effort to convert loss making enterprise into profit making। प्राइवेट सेक्टर को काम लेना आता है, सब कहते हैं, क्यों आता है? क्योंकि उसको इंसेंटिव मिलना है डायरेक्ट, वो अपने एम्प्लॉइज से काम कराएगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, उसको रिवॉर्ड मिलना है, उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलना है। पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता। पब्लिक सेक्टर में क्या मिलनी है? सैलरी, और वो भी मिलनी है। प्राइवेट सेक्टर में कंडीशन है, प्रॉफिट हुए तो सैलरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। समटाइम्स मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, बट इवन देन वो एम्प्लॉइज को निकाल सकते हैं किसी भी टाइम, इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज को। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो जो प्राइवेट सेक्टर जब आ जाएगा, एंटरप्राइजेस को रन करेगा, तो उसको अच्छे तरह से मैनेज करेगा और लॉस मेकिंग एंटरप्राइज को प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। दिस पॉलिसी इज रेफर टू एज डिसइन्वेस्टमेंट। जब ये इनिशियली स्टार्ट की गई थी तो ऑपोजिट पार्टी ने बहुत ज्यादा शोर डाला था। देयर वाज लॉट ऑफ, जैसे अभी फार्म लॉज पास हुए हैं तो कितना शोर डाल रहा है, कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। सेम वाज द केस जब डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी। क्यों बेटे? क्योंकि जब आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर में बेचोगे, प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले पता क्या करेगा? एम्प्लॉइज की छांटी करेगा, जो इनएफिशिएंट है उनको निकाल देगा, जितने रिक्वायर्ड है उतने ही रखेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, है ना। फिर ये भी लगता है कि गवर्नमेंट के हाथ में जो चीज है वो सेफ है, प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं तो मोनोपोली जैसी सिचुएशंस ना आ जाए, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो इस डर से देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट, बट देन दैट वाज द नीड ऑफ द आवर एंड डिसइन्वेस्टमेंट वाज डन, ठीक है। चलो, कमिंग टू द गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी का समझ में आ गया, वो कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इस्टेब्लिश की जाती है और जिसके मिनिमम 51% शेयर्स गवर्नमेंट, किसके नाम के होते हैं शेयर्स? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी करंट प्रेसिडेंट होगा उसके नाम पे ये शेयर्स होंगे। सो इसके सुटेबिलिटी कहाँ? दिस गवर्नमेंट कंपनी सुटेबल इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, when the government wishes to control a company in the private sector without nationalization or where the projects require government planning and funds। ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे गवर्नमेंट की प्लानिंग और गवर्नमेंट के फंड्स की जरूरत है, वहां पर गवर्नमेंट कंपनी सेटअप की जा सकती है, या जहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है, ठीक है। सो दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ सूटेबिलिटी। फीचर्स बेटे, इसके फीचर्स क्या होंगे गवर्नमेंट कंपनी के? एनीवन, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फीचर्स होते हैं,
वो गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स होंगे। पहला फीचर तो यही बताना, इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। सो इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स members, that is it can sue others, it can be sued by others, it can enter into contract in its own name, it can own property in its own name, ठीक है। then employees are appointed as per the provisions contained in MOA, जैसा MOA में लिखा है उस तरह से यहाँ AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसमें रूल्स लिखे होते हैं कंपनी के। MOA कंटेन्स व्हाट, जो MOA डॉक्यूमेंट है वो क्या बताता है कंपनी के? एनीवन फ्रॉम दिस साइड, क्या बताता है बच्चे? MOA contains the objectives for which company is formed. Do not forget it बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। AOA contains रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो वो सारे जो फीचर्स एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के होते हैं वो गवर्नमेंट कंपनी के हो जाएंगे। मैरिट्स, इसके लिए कोई सेपरेट एक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो करके ये बन सकता है। देन गवर्नमेंट कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है तो ये अपने अफेयर्स को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकती है, इसके ऊपर कोई पार्लियामेंट्री कंट्रोल नहीं है। देन these companies reduce unhealthy business practices by providing goods and services at reasonable prices because they directly compete with the private sector, ठीक है। चाहे मैंने कहा ये कमर्शियल लाइंस पे बनी है लेकिन फिर भी ये पब्लिक सेक्टर के अंदर है, जब ये प्राइसेस चार्ज करेगी तो कुछ लोगों के वेलफेयर को माइंड में रखेगी। अनड्यू प्राइस जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर जितने मर्जी मार्जिन पे प्राइस प्रोडक्ट्स को बेच देता है, ये ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। देन इट एंजॉयज फुल ऑटोनॉमी इन बिजनेस डिसीजंस, इसकी पूरी ऑटोनॉमी है। सो इट टेक्स एक्शंस अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रूडेंस। बिजनेस प्रूडेंस समझते हो, मतलब बिजनेस सेंस को माइंड में रखते हुए एक बिजनेसमैन जिस तरह से सोचता है उसी तरह से सोच के ये डिसीजंस लेगी, ठीक है। डीमेरिट्स, गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट सोल शेयर होल्डर है तो इसीलिए कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं रखती यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? मेजर शेयर होल्डर कौन है इसका? गवर्नमेंट है। तो इसमें जो कंपनीज एक्ट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग चलेगी, मतलब ये कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस इतनी ज्यादा मायने इसके लिए नहीं रखती हैं। देन इट इज नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। अगर हम अकाउंटेबिलिटी व्यू पॉइंट से देखें तो ये इसका क्या बनता है? डीमेरिट बन जाता है। ओके, सो ये हो गए इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। बाकी इस चैप्टर का जितना भी पार्ट था, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट्स थे, जॉइंट वेंचर्स, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, बट बच्चों को पता होने चाहिए, बट देन इसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। चलो कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेती हूं मैं। केस स्टडी आ सकती है इसमें से, ठीक है। ओके, इन विच कंडीशन गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म ऑफ PSU इज नॉट सुटेबल? 4 कंडीशंस बोल रही हूं, इसमें से गवर्नमेंट कंपनी कहां सूटेबल नहीं है? A, when high degree of public accountability is required. B, when flexibility of operations is required. गवर्नमेंट कंपनी कहां सूटेबल नहीं है? When goods and services are to be provided at reasonable prices. When a national security is concerned. जहां पे नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है वहां पर गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल नहीं है। देन आइडेंटिफाई, अच्छा नहीं ये नहीं, ओके। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर refers to selling debentures of public sector to the private sector,
selling shares of public sector to the private sector. Employees are restricted to avail the benefits of public sector enterprises. Public sector companies competing with private sector. Selling shares of public companies to private sector. वो आगे करेंगे बेटे, आपका चैप्टर है पूरा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, तब आपको क्लियर कट पता चल जाएगा. आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट related to departmental undertakings. A, funding is directly from government. True है कि false है? ये true है. Employees are government servants. True. They have complete autonomy in decision making. This is false. Departmental undertakings do not enjoy complete autonomy. ठीक है, आगे चलें. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय ए HUF, B गवर्नमेंट, C प्राइवेट सेक्टर, D फॉरेन कंपनीज. गवर्नमेंट. Government decided to sell the shares in telecom department to private sector. This is an example of A, disinvestment, B, memorandum of undertaking, C, reconstruction, D, rehabilitation. Disinvestment. Right. Okay. Pick out the departmental undertaking from the following public sector undertakings. A, Shipping Corporation of India, B, Reserve Bank of India, C, Indian Railway, D, LIC. Indian Railway is a departmental undertaking. Which one of the following is not a public sector undertaking? Departmental undertaking, partnership, government company, statutory corporation. Partnership. Departmental undertakings are suitable in case of A, commercial undertakings, B, industrial undertakings, C, national security, D, infrastructural facility. National security. Which of the following public sector enterprise is established by passing a special act in the parliament? Which one of the following do not justify the objective of establishing public sector enterprises? To achieve regional balance, to achieve economic growth, to achieve economies of scale, to achieve nuclear power development in the country. Nuclear power development, ठीक है? Reconstruction of sick public sector units. जब ये मैंने भी बताया नहीं, लेकिन आप सुन लो, जब पब्लिक एंटरप्राइजेस लॉस में चले जाते हैं, 7 सालों से वो लॉस सफर कर रहे हैं, उनको हम एक पदवी दे देते हैं सिक एंटरप्राइजेस की, ठीक है? बीमार है ये, सिक है. तो 1991 में गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, PIFR. बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. इसका पर्पस क्या था? सिक एंटरप्राइजेस को रिवाइव करना. क्लियर? All these sick enterprises were referred to these boards, this board, and this board analyzed the reasons कि ये enterprise में क्या ऐसी चीजें हैं जो ये लॉस सफर कर रहा है, हम इसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं. क्या इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की जरूरत है? क्या इसमें एम्प्लॉइज को निकालने की जरूरत है? ठीक है, क्या इसमें और फंड्स डालने की जरूरत है? क्या जरूरत है इसको? तो उसके लिए कौन सा बोर्ड? BIFR. ठीक है. So that's all for today, beta.